गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम वंशागति के नियमों का अध्ययन करेंगे। यहाँ मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगी कि यद्यपि आनुवांशिकी से संबंधित प्रयोग सर्वप्रथम मेंडल के द्वारा किए गए, इन्होंने मोनोहाइब्रिड तथा डाईहाइब्रिड क्रॉसेस तथा उसके रिजल्ट्स के बारे में विस्तार से अध्ययन किया, पर अपने परिणामों को किसी नियम के रूप में नहीं बांधा। इनकी मृत्यु के पश्चात जब मेंडलिज्म की रीडिस्कवरी की गई तो मेंडल के परिणामों को जर्मनी के कार्ल कॉरेंस नामक वैज्ञानिक के द्वारा वंशागति के नियमों के रूप में प्रतिपादित किया गया। तो इस प्रकार वंशागति के नियम मेंडल के कार्यों की पुनर्खोज के पश्चात ही अस्तित्व में आए। अब हम थोड़ा सा इस विशेष प्रकार की संरचना, जिसे कि पुन्नेट स्क्वायर कहा जाता है, इसके बारे में जान लेते हैं। विभिन्न प्रकार के क्रॉसेस से प्राप्त संततियों के जीनोटाइप तथा फिनोटाइप की गणना करने के लिए आनुवांशिक वैज्ञानिक R.C. पुन्नेट के द्वारा एक विशेष प्रकार की संरचना पुन्नेट स्क्वायर के बारे में बताया गया। किसी भी क्रॉस में यह स्क्वायर बनाने के लिए हमें पेरेंट्स की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है और तत्पश्चात इस प्रकार की संरचना बनानी होती है, जिसमें टॉप पर या स्क्वायर के टॉप पर हम एक पेरेंट के द्वारा बनाए गए गैमेट्स को लिख देते हैं और दूसरे पेरेंट के द्वारा बनाए गए गैमेट्स को हम इस प्रकार इस स्क्वायर की लेफ्ट साइड में दिखाते हैं। तत्पश्चात गैमेट्स की संख्या के आधार पर हम विभिन्न संततियों को इस प्रकार से बना सकते हैं तथा इस पुन्नेट स्क्वायर को विभिन्न पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि आपको F1 हाइब्रिड के दौरान बनाया गया पुन्नेट स्क्वायर तथा F1 हाइब्रिड की सेल्फिंग से जब F2 पीढ़ी प्राप्त होती है तो उस दौरान बनाया गया पुन्नेट स्क्वायर नजर आ रहा है। गैमेट्स तथा गैमेट्स के पश्चात बनी संतति इस स्क्वायर के द्वारा आसानी से हमें स्पष्ट नजर आती है और हम फिनोटाइप तथा जीनोटाइप की गणना कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं मेंडल के वंशागति के नियमों पर। तो सबसे पहले प्रभाविता की संकल्पना अथवा प्रभाविता का नियम। इसके पश्चात मेंडल का प्रथम नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण के नियम को माना जाता है। ध्यान रखिए, प्रभाविता का सिर्फ नियम या संकल्पना ही होती है, इसे प्रथम या द्वितीय नंबर में नहीं बांटा जाता। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल भी कहा जाता है। इसके पश्चात मेंडल का द्वितीय नियम कहलाता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो हम एक के बाद एक इन तीनों की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रभाविता का नियम या प्रभाविता की संकल्पना। तो इस नियम को प्रतिपादित करने के लिए जो आधार है वह है एक संकर प्रयोग या मोनोहाइब्रिड क्रॉस से प्राप्त रिजल्ट्स। मोनोहाइब्रिड क्रॉस आप जानते हैं कि जब दो प्योर पेरेंट्स को यानी होमोजाइगस पेरेंट्स को जो कि एक जोड़ी गुणों में भिन्नता दर्शा रहे हैं क्रॉस करवाया जाता है तो हमें F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। परंतु F1 पीढ़ी में दोनों कैरेक्टर्स जो कि हमने पेरेंट्स के लिए चुने थे उसमें से सिर्फ एक लक्षण ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। इसी के आधार पर मेंडल ने प्रभावी तथा अप्रभावी यानी डोमिनेंट तथा रिसेसिव कैरेक्टर्स की संकल्पना दी। मेंडल के अनुसार वह लक्षण जो कि F1 पीढ़ी में अपने आप को एक्सप्रेस करने में सक्षम होता है उसे हम कहते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर तथा इस कैरेक्टर को नियंत्रित करने वाली जीन को कहा जाता है डोमिनेंट जीन।
इसे सदैव इंग्लिश के कैपिटल लेटर के द्वारा लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने टॉनलेस करेक्टर के लिए कैपिटल टी शब्द का प्रयोग किया है। और कैपिटल लेटर देखते ही यह बात हमें स्पष्ट होनी चाहिए कि यह प्रभावी लक्षण है। दूसरा करेक्टर जो कि F1 पीढ़ी में अनएक्सप्रेस्ड रह जाता है, छुपा रह जाता है, अपने आप को प्रकट नहीं कर पाता, उसे रिसेसिव या अप्रभावी लक्षण तथा इस लक्षण को कंट्रोल करने वाली जीन को अप्रभावी जीन के नाम से जाना जाता है। इस जीन को सदैव इंग्लिश के स्मॉल लेटर के द्वारा या लोअर केस लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि बौनेपन को मैंने स्मॉल टी के द्वारा दर्शाया है। एक बात ध्यान रखिए कि मेंडल के प्रयोगों में पेरेंट्स सदैव शुद्ध होते हैं। जितने भी क्रॉसेस या उससे संबंधित प्रॉब्लम्स हम आगे करेंगे तो पेरेंट्स के रूप में सामान्यतः होमोजाइगस या प्योर पौधों का ही चयन किया जाता है। तो मेंडल के प्रभाविता की संकल्पना को समझने के लिए हम इस क्रॉस को समझते हैं, जिसमें कि पेरेंट्स के रूप में शुद्ध लंबे यानी कैपिटल टी तथा शुद्ध बौने यानी स्मॉल टी युक्त पादपों का चयन किया गया है। जनन के दौरान दोनों ही पादपों में गैमेट्स बनते हैं। चूंकि ये पादप अपने अपने गुणों के लिए होमोजाइगस हैं, अतः एक ही प्रकार के गैमेट कैपिटल टी तथा स्मॉल टी का निर्माण होता है। इन गैमेट्स के संयोजन से हमें F1 पीढ़ी प्राप्त होती है तथा F1 पीढ़ी में सभी पादप दिखने में लंबे होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि क्रॉस के दौरान तो लंबे व बौने दोनों ही पादप थे, परंतु F1 पीढ़ी में हमें सिर्फ लंबाई का गुण नजर आ रहा है। तो इसी को मेंडल ने प्रभावी लक्षण तथा प्रभावी जीन का नाम दिया। और बौनेपन का गुण F1 में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो इसे रिसेसिव करेक्टर तथा रिसेसिव जीन के नाम से जाना गया। तो इस प्रकार F1 पीढ़ी में मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस के रिजल्ट के आधार पर मेंडल ने प्रभाविता की संकल्पना दी। बाकी का क्रॉस हम अपने नेक्स्ट नियम में पढ़ेंगे। अब हम देख लेते हैं कि प्रभाविता के नियम की क्या इम्पॉर्टेंस है या ये नियम कैसे महत्वपूर्ण है। प्रभाविता का नियम जीवों के लिए अत्यंत लाभदायक है। प्लांट्स तथा एनिमल्स दोनों में ही यह संकल्पना यानी प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण की संकल्पना देखने को मिलती है। पादपों में हाइब्रिडाइजेशन के दौरान तथा अच्छे गुणों का समावेश करने के लिए प्लांट ब्रीडिंग के प्रयोगों के दौरान डोमिनेंस के नियम का उपयोग करते हुए प्लांट ब्रीडिंग में बेटर वैरायटीज बनाई जाती है, जबकि जीवों में यह और भी अधिक काम में ली जाती है। अनेक प्रकार के हानिकारक रोग जैसे कि हीमोफीलिया, डायबिटीज़, कलर ब्लाइंडनेस इत्यादि अप्रभावी जीन से संबंधित होते हैं। जब प्रभावी यानी नॉर्मल व्यक्ति तथा अप्रभावी यानी रोग कारक व्यक्ति के बीच में क्रॉस से संतति उत्पन्न होती है तो F1 में सिर्फ डोमिनेंट जीन ही अपने आप को प्रकट करती है, रिसेसिव जीन अपने आप को प्रकट नहीं कर पाती या अभिव्यक्त नहीं कर पाती। इस कारण से F1 हाइब्रिड में जो संतति बनती है या F1 संतति जो होती है वह हाइब्रिड होती है और प्रभावी जीन की उपस्थिति के कारण रोग कारक जीन अपने आप को प्रकट नहीं करती या रोग का प्रभाव प्रकट नहीं हो पाता। अतः संकर व्यक्ति रोगी जीन होने के बावजूद पूर्णतः सामान्य होते हैं। तो अनेक बीमारियों की समझ तथा इलाज में इस डोमिनेंस की संकल्पना को काम में लिया जाता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ने के पश्चात अब हम आ जाते हैं मेंडल के द्वारा दिए गए प्रथम नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण के नियम पर। सेग्रीगेशन का अर्थ होता है पृथक होना।
किसका पृथक होना, यह हम इस नियम से समझते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी एक संकरण से प्राप्त एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक और नाम दिया जाता है युग्मकों की शुद्धता का नियम या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि इस नियम से जुड़ी हुई है कि इस नियम का कोई अपवाद नहीं पाया जाता। अभी अभी आपने प्रभाविता का नियम पढ़ा। आगे वाले वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगी कि प्रभाविता के नियम के कई अपवाद देखने को मिलते हैं, जैसे कि अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता इत्यादि। परंतु पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम एक ऐसा नियम है जिसका कोई एक्सेप्शन या अपवाद नहीं पाया जाता। अतः इसे यूनिवर्सल या बायोलॉजिकल यूनिवर्सल लॉ के नाम से भी जाना जाता है। यह नियम प्लांट्स तथा एनिमल्स दोनों में ही समान रूप से एप्लीकेबल है। तो देखते हैं प्रभाविता का नियम के पश्चात मेंडल का पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम यह कहता है कि F1 पीढ़ी में यद्यपि दोनों ही जीन्स एक दूसरे के साथ रहती हैं, जैसा कि हमने देखा कैपिटल T तथा स्मॉल t, परंतु साथ रहते हुए भी दोनों एक दूसरे को संदूषित नहीं करती और समय आने पर गैमेट्स बनने के दौरान दोनों ही जीन्स एक दूसरे से पृथक हो जाती हैं। तो इस नियम के अनुसार हिट्रोजाइगस अवस्था में दोनों अलील्स यानी प्रभावी तथा अप्रभावी अलील्स एक साथ रहकर भी आपस में मिश्रित नहीं होती और युग्मक निर्माण के समय ये एक दूसरे से पृथक हो जाती हैं। यही कारण है कि एक युग्मक में केवल एक ही प्रकार की जीन पाई जाती है। इस नियम को और अधिक सरलता से समझने के लिए हम F1 हाइब्रिड के पश्चात इस क्रॉस को आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हम प्रभाविता के नियम में देख चुके हैं कि F1 पीढ़ी में हमें सभी लंबे पादप प्राप्त होते हैं। बौनेपन का गुण नजर नहीं आता, परंतु यह गुण खत्म नहीं होता। F1 पीढ़ी के सदस्यों का पुनः आपस में सेल्फिंग करवाने पर हमें F2 पीढ़ी प्राप्त होती है और F2 पीढ़ी में कुल 4 पादप प्राप्त होते हैं, जिसमें से 3 पादप लंबे होते हैं और 1 पादप बौना होता है। अर्थात बौनेपन की जीन भी यहाँ अपने आप को प्रकट करती है। F2 पीढ़ी में हमें फिनोटाइप तथा जीनोटाइप 3:1 तथा 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त होता है। फिनोटाइप में 3 पादप लंबे होते हैं, 1 बौना होता है। और अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो यहाँ पर 3 लंबे पादपों में से 1 शुद्ध लंबा तथा 2 संकर लंबे होते हैं तथा 1 शुद्ध बौना पादप पाया जाता है। तो इस प्रकार पुनः मैं इस नियम को समझाती हूँ। सेग्रीगेशन के नियम के अनुसार यद्यपि F1 जनरेशन में डोमिनेंट तथा रिसेसिव दोनों ही जीन्स इकट्ठी रहती हैं, पर यह एक दूसरे को दूषित नहीं करती और गैमेट्स बनने के दौरान या गैमेटोजेनेसिस के दौरान एक दूसरे से पृथक हो जाती हैं। इसी को पृथक्करण का नियम या सेग्रीगेशन का नियम कहा जाता है। पृथक्करण का अर्थ है दोनों अलील्स का एक दूसरे से अलग हो जाना। अतः लगता है कि F1 में केवल डोमिनेंट फिनोटाइप है, परंतु रिसेसिव फिनोटाइप लॉस्ट नहीं होता, अपितु यह F2 जनरेशन में रीअपीयर होता है। अगर ऐसा नहीं होता या F2 जीन अपने आप को बनाए नहीं रखती तो कभी भी F2 में हमें बौनेपन का लक्षण दोबारा नहीं नजर आता। तो इस प्रकार पृथक्करण का नियम दोनों जीन्स के अस्तित्व को बताता है। इस नियम को
लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्यों कहा जाता है, युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहा जाता है? आइए देखें। क्योंकि इस नियम के अनुसार प्रत्येक गैमेट में केवल एक ही प्रकार की अलील पहुंचती है, अतः गैमेट्स अपने अपने गुणों के लिए शुद्ध होते हैं। इसी वजह से इस नियम को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देख लेते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम साइटोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे एक्सप्लेन करेंगे। साइटोलॉजी के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि गैमेट्स बनने के दौरान अर्धसूत्री विभाजन या रिडक्शन डिवीजन का प्रोसेस होता है। रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस के दौरान दोनों समजात गुणसूत्र एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। समजात गुणसूत्रों पर ये अलील्स उपस्थित हैं और जब ये समजात गुणसूत्र एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और प्रत्येक होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग गैमेट में चला जाता है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रत्येक गैमेट एक ही प्रकार की अलील प्राप्त करेगा, या तो कैपिटल टी या स्मॉल टी। अतः गैमेट अपने गुणों के लिए सदैव शुद्ध होगा, क्योंकि इसमें प्रत्येक जीन की एक ही प्रति या कॉपी उपस्थित होगी। इसी वजह से हम इसे युग्मकों की शुद्धता के नियम के नाम से भी जानते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की अत्यधिक इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि यही वो नियम है जो कि जीन कंसेप्ट के बारे में विस्तार से समझाता है। तो पहले हम जीन कंसेप्ट के विभिन्न पॉइंट्स देख लेते हैं और साथ ही हम देखते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के द्वारा इन्हें कैसे सिद्ध किया जा सकता है। जीन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग प्रत्येक लक्षण एक जीन के द्वारा डेवलप किया जाता है और हर एक जीन दो वैकल्पिक रूपों में पाई जाती है। जैसा कि अभी हमने देखा, कैपिटल टी तथा स्मॉल टी, ये दोनों ही जीन्स लंबाई के लक्षण को कंट्रोल करने के लिए उत्तरदायी हैं। तत्पश्चात जीन कंसेप्ट कहता है कि जीन्स सदैव पर्टिकुलेट होती हैं, अर्थात दोनों जीन्स एक दूसरे को मॉडिफाई नहीं करती, इकट्ठे रहते हुए भी ये एक दूसरे से अप्रभावित रहती हैं। ये भी हमने पृथक्करण के नियम के दौरान बहुत ही स्पष्ट रूप से पढ़ लिया। जीन कंसेप्ट के अनुसार सोमैटिक सेल्स में जीन्स की दो कॉपीज होती हैं, जबकि गैमेट्स में सिर्फ एक ही कॉपी पाई जाती है। तभी हमने देखा कि इस नियम को हमने युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा। जीन कंसेप्ट यह कहता है कि जो अलील्स हैं वह गैमेट फॉर्मेशन के दौरान एक दूसरे से पृथक होती हैं तथा अलग अलग गैमेट्स में चली जाती हैं, और साथ ही जीन्स ही वह संरचना है जो कि आनुवांशिकता की इकाई या वंशागति की इकाई के रूप में पाई जाती हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों का संचारण करती हैं। तो इस प्रकार लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जीन कंसेप्ट को स्ट्रेंथन करता है तथा इसके सपोर्ट में प्रमाण देता है। तो आपने लॉ ऑफ डोमिनेंस व लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का विस्तार से अध्ययन किया। अगले वीडियो लेक्चर में हम वंशागति का द्वितीय नियम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।